सोचिए, एक छोटा सा डायमंड जिसकी चमक इतनी तेज है कि पूरी दुनिया को अंधा कर दे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस चमक के पीछे छुपा है खून, धोखा और बर्बादी। ये कहानी है अफ्रीका के जंगलों की, जहां एक आम इंसान सोलोमन वैंडी अपनी फैमिली के साथ आम जिंदगी जी रहा था, और दूसरी तरफ एक स्मगलर डैनी आर्चर, जिसके लिए इंसानियत से ज्यादा कीमती था पैसा। फिर एक दिन एक ऐसा डायमंड मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है और एक स्मगलर धीरे धीरे इंसान बनने लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक हीरे की कीमत किसी इंसान की जान से ज्यादा हो सकती है? फिल्म का नाम है ब्लड डायमंड। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं नो द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 में वेस्ट अफ्रीका के देश सिएरा लियोन के एक छोटे से गांव से। यहीं हम मिलते हैं सोलोमन वैंडी से, एक सीधा साधा आदमी जो समुद्र से मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता है। जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन अपनी बीवी, 2 छोटी बेटी और बड़े बेटे डिया के साथ वो खुश है। लेकिन एक दिन सब कुछ पल भर में बदल जाता है। सोलोमन अपने बेटे के साथ काम करके घर लौट रहा होता है, तभी दूर से उसे कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं। उनमें बैठे लोग बिना रुके गोलियां चला रहे होते हैं। ये थे रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के रेबल्स, यानी कि RUF। कुछ ही देर में वो गांव पर हमला कर देते हैं, बेकसूर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर सोलोमन घबरा जाता है। वो तुरंत पिछले रास्ते से अपनी बीवी और बेटियों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। RUF के लोग उसे पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। वहां उसे पता चलता है कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों को पकड़ा गया है। रेबल्स लोगों को डराने के लिए उनके हाथ काट रहे होते हैं, ताकि कोई गवर्नमेंट को वोट ना दे सके। ये पूरा देश एक खौफनाक सिविल वॉर में फंसा हुआ होता है। जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, उन्हें जबरदस्ती डायमंड माइंस में काम करने के लिए ले जाया जाता है। सिएरा लियोन में हीरे की भरमार है और RUF इन्हीं हीरों को बेचकर हथियार खरीदता है, ताकि जंग जारी रखी जा सके। अब सोलोमन भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है जिसे माइन में काम करना पड़ता है। यहाँ हर वक्त नजर रखी जाती है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की या हीरा छुपाने की कोशिश की तो सीधा मौत। इसी बीच एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, डैनी आर्चर की। पहले वो आर्मी में था, लेकिन अब इल्लीगल हथियार स्मगलिंग करता है। वो रेबल्स को बंदूक देता है और बदले में उनसे डायमंड्स लेता है। लेकिन एक दिन जब वो हीरे स्मगल कर रहा होता है, तभी आर्मी उसे पकड़ लेती है और जेल भेज देती है। उधर सोलोमन को माइन में काम करते वक्त एक दिन एक बहुत बड़ा और कीमती डायमंड मिलता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये आम हीरा नहीं है, ये उसकी जिंदगी बदल सकता है। वो छुपके से उस डायमंड को अपने पास छुपा लेता है और एक मौका देखकर उसे मिट्टी के नीचे दबा देता है। लेकिन उसकी किस्मत फिर से पलट जाती है। रेबल लीडर कैप्टन पॉइजन उसे पकड़ लेता है और बंदूक की नोक पर उससे डायमंड मांगता है। तभी अचानक आर्मी वहां हमला कर देती है। बम ब्लास्ट में कैप्टन पॉइजन घायल हो जाता है और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सोलोमन डायमंड को एक और जगह छुपा देता है। कुछ ही देर बाद आर्मी सबको पकड़कर जेल ले जाती है, जहां डैनी आर्चर भी बंद होता है। जेल में होश आने के बाद कैप्टन पॉइजन चिल्लाना शुरू करता है कि सोलोमन के पास एक अनमोल हीरा है। वो सबको लालच देता है, जो उसे ला देगा उसे पैसे मिलेगा। सोलोमन सबके सामने इनकार करता है, कहता है उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन डैनी चुपचाप सब सुन रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि सोलोमन सच छुपा रहा है। कुछ महीने बाद डैनी जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सोलोमन को छुड़ाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे उस डायमंड की खबर मिल चुकी होती है। थोड़ी देर बाद सोलोमन को भी जेल से छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो डैनी पर भरोसा नहीं करता और बिना मिले वहां से चला जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है मैडी की, एक जर्नलिस्ट जो इलीगल डायमंड ट्रेड पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसे पता है कि डैनी इस काम में इन्वॉल्व है और वो उससे सच निकलवाने की कोशिश करती है। वो डैनी को बताती है कि सिएरा लियोन से ऑफिशियली डायमंड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, लेकिन पड़ोसी देश लाइबेरिया से करोड़ों के डायमंड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो इलीगल स्मगलिंग का नतीजा है। डैनी समझ जाता है कि मैडी जर्नलिस्ट है, इसलिए वो ज्यादा कुछ बताए बिना वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सोलोमन अब रेफ्यूजी कैंप्स में अपने परिवार को ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। और इधर उसका परिवार भी सेफ नहीं है।
कुछ दिन बाद आरयूएफ के लोग उन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। इस बार वो गांव के बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं और उनमें सोलोमन का बेटा डिया भी होता है। उन बच्चों को जबरदस्ती ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बंदूक चलाना सिखाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें ड्रग्स देकर कंट्रोल में रखा जाता है ताकि वो जंग लड़ सकें। अब सीन शिफ्ट होता है कर्नल कोएत्सी के पास। इनका काम था गवर्नमेंट की तरफ से रेबल्स के खिलाफ लड़ना। जब डैनी आर्चर उनसे मिलता है तो कर्नल सीधा सवाल पूछता है, मैंने सुना है तुम एक बड़े डायमंड के पीछे हो। डैनी तुरंत मना कर देता है, कहता है अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन कर्नल उसे वार्निंग देता है, जब मिले सीधा मेरे पास लाना, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ पता चलता है कि डैनी पहले कर्नल के लिए काम करता था, रेबल्स से डायमंड्स लेकर उन्हें लाइबेरिया भेजना और बदले में अच्छा खासा पैसा कमाना। लेकिन अब डैनी का प्लान कुछ और है। वो चाहता है सोलोमन के डायमंड के साथ ये देश हमेशा के लिए छोड़ दे। इसलिए डैनी सीधा सोलोमन वाइंडी के पास जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें जेल से निकाला है तो डायमंड का आधा हिस्सा मेरा। सोलोमन तुरंत इनकार कर देता है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। तब डैनी उसे सच बताता है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि आरयूएफ भी जानता है कि सोलोमन के पास डायमंड है और अगर उन्हें मिल गया तो वो सोलोमन और उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर डैनी एक डील रखता है, डायमंड दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार तक पहुंचाने में मदद करूंगा और तुम सबको यहां से बाहर निकाल दूंगा। दोनों के बीच बात चल ही रही होती है कि अचानक आरयूएफ के लोग वहां हमला कर देते हैं। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं, लोग मरते जा रहे होते हैं और इस अफरा तफरी में डैनी और सोलोमन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ आरयूएफ ने सोलोमन के बेटे डिया और बाकी बच्चों को अपने कैंप में रखा हुआ है। उन्हें जबरदस्ती सोल्जर बनाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट और आर्मी दुश्मन है और जो भी सामने आए उसे मार दो। पूरे देश की हालत खराब हो चुकी है, लोगों को बिना वजह मारा जा रहा है, घर जला दिए जा रहे हैं, हर जगह सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी। इस सब के बीच डैनी और सोलोमन रात के अंधेरे में भागते भागते एक कैंप तक पहुंचते हैं। ये एक जर्नलिस्ट्स का कैंप होता है। यहीं पर फिर से उनकी मुलाकात होती है मैडी से। अब डैनी मैडी से कहता है, जो तुम जानना चाहती थी मैं सब बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम हमें सोलोमन के परिवार तक पहुंचाने में मदद करो। मैडी जो पहले ही सच समझना चाहती है, इस डील के लिए रेडी हो जाती है। अपने सोर्सेज और गवर्नमेंट डेटाबेस के जरिए वो पता लगाती है कि सोलोमन का परिवार गिनी के एक बड़े रेफ्यूजी कैंप में है। तीनों हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं। वहां हजारों लोगों के बीच सोलोमन अपनी बीवी और बेटियों को ढूंढ लेता है। ये पल बड़ा इमोशनल होता है, सालों बाद मिलने की खुशी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जब सोलोमन को पता चलता है कि उसका बेटा डिया आरयूएफ के पास है तो वो टूट जाता है। वो जोर जोर से रोता है, एक बाप की मजबूरी दिखाई देती है। अब डील के हिसाब से डैनी सोलोमन से पूछता है, डायमंड कहाँ है? सोलोमन बताता है उसने डायमंड एक दूर के माइन के पास छुपा रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरा देश जंग में जला हुआ है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं। इसलिए वो फिर से मैडी से मदद मांगते हैं। डैनी प्लान बनाता है, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम लोग आसानी से कहीं भी जा सकते हो, हमें भी अपने साथ ले चलो। मैडी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, अगर मैं सच दुनिया के सामने ला सकूं कि कैसे ये डायमंड्स खून से जुड़े हुए हैं, शायद लोग इन्हें खरीदना बंद कर दें, लेकिन उसके लिए उसे सबूत चाहिए। तब डैनी उसे एक छोटी सी डायरी देता है जिसमें उन सब लोगों के नाम, नंबर्स और डिटेल्स होती हैं जो इलीगल डायमंड ट्रेड में शामिल हैं। वो कहता है, अगर ये अभी पब्लिश किया तो मैं मर जाऊंगा, पहले मुझे डायमंड मिलने दो, फिर जो चाहो करो, और अगर वो वापस ना आए तो समझ जाना कि वो मर चुका है। अब तीनों एक रिपोर्टर की गाड़ी में उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं जहां डायमंड छुपा है। लेकिन रास्ते में आरयूएफ उन पर हमला कर देता है। गोलियां चलती हैं, लेकिन किसी तरह तीनों जान बचाकर जंगल में घुस जाते हैं। आरयूएफ उनका पीछा करता है, इसलिए तीनों जंगल के और अंदर छुप जाते हैं। वहीं उन्हें एक घर मिलता है जहां रहते हैं बेंजामिन मार्गाय। ये आदमी जंगल के बच्चों के लिए स्कूल चलाता है, उन्हें पढ़ाता है। तीनों फैसला करते हैं कि कुछ दिन के लिए यहीं रुकना सेफ रहेगा। रात होती है और एक शांत पल में डैनी और मैडी बैठकर बातें करते हैं। रात के वक्त जंगल के उस घर में बैठकर डैनी आर्चर अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच मैडी को बताता है। वो कहता है कि जब वो सिर्फ 9 साल का था तब उसके देश में भी ऐसी ही जंग छिड़ी थी। उसी जंग में कुछ लोगों ने उसकी मां के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और उसे मार दिया, और फिर उसके पिता को भी उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। ये सब याद करके डैनी टूट जाता है। उसकी आवाज भर आती है।
मैडी उसका हाथ पकड़कर उसे संभालती है। यहीं से उनके बीच एक कनेक्शन बन जाता है। अगली सुबह तीनों एक आर्मी कैंप पहुंचते हैं जहां वो कर्नल कोएट्सी से मिलने वाले होते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कुछ ही घंटों में पूरे देश में एक बड़ा जंग शुरू होने वाला है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि आरयूएफ के खिलाफ फुल स्केल हमला किया जाए। इसलिए सभी फॉरेन जर्नलिस्ट्स को तुरंत वापस भेजा जा रहा है ताकि वो इस जंग में न फंस जाएं। अब मैडी को भी जाना पड़ता है। वो चाहती है कि डैनी भी उसके साथ चले, लेकिन डैनी मना कर देता है। जाने से पहले मैडी उसे अपना फोन नंबर, एड्रेस और ऑफिस डिटेल्स देती है और कहती है जिंदा वापस आना और मुझे कांटेक्ट करना। सच कहें तो दोनों के बीच अब फीलिंग्स डेवलप हो चुकी होती हैं। मैडी के जाने के बाद डैनी कर्नल कोएट्सी से मिलता है। कर्नल उसे कहता है कि जंग में उसे भी उनके साथ लड़ना होगा और जब आरयूएफ खत्म हो जाएगा तब वो दोनों मिलकर डायमंड ढूंढेंगे। लेकिन डैनी का प्लान कुछ और ही है। वो चुपचाप कैंप से कुछ हथियार और जरूरी सामान चुरा लेता है और सोलोमन के साथ वहां से भाग जाता है। अगले 2-3 दिन तक जंगल, पहाड़ और खतरनाक रास्ते पार करते हुए दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सोलोमन ने डायमंड छुपाया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां आरयूएफ के लोग पहरा दे रहे होते हैं। अब सीधा जाकर डायमंड निकालना नामुमकिन है। इसलिए डैनी एक रिस्की प्लान बनाता है। वो कर्नल को कॉल करता है और कहता है कि कल सुबह यहाँ एयर स्ट्राइक करो। जब सब लोग हमले में उलझे होंगे तब मैं डायमंड निकाल लूंगा। प्लान सेट हो जाता है और दोनों सुबह का इंतजार करते हैं। लेकिन रात में एक और ट्विस्ट आता है। डैनी की आंख खुलती है और वो देखता है कि सोलोमन वहां नहीं है। असल में सोलोमन अपने बेटे डिया को ढूंढने के लिए अकेला ही आरयूएफ कैंप में घुस गया होता है। काफी ढूंढने के बाद वो डिया को देख लेता है, लेकिन शौक ये होता है कि डिया अब पहले जैसा नहीं रहा। वो बाकी बच्चों के साथ बैठा होता है, बिल्कुल बदला हुआ। सोलोमन चुपके से उसका हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन डिया उसे पहचान ही नहीं पाता। वो जोर से चिल्लाता है, दुश्मन दुश्मन। ड्रग्स और ब्रेन वॉश की वजह से डिया अपने ही बाप को भूल चुका होता है। उसकी आवाज सुनते ही रेबल्स आते हैं और सोलोमन को पकड़ लेते हैं। अगली सुबह सोलोमन को उनके लीडर के सामने ले जाया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन पॉइजन होता है, वही आदमी जो पहले भी उस डायमंड के पीछे था। वो सोलोमन से कहता है, मैंने उस डायमंड को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, अब तुम मुझे वो ला कर दोगे। सोलोमन मना कर देता है। उसे पता है कि डायमंड देने के बाद उसकी मौत पक्की है। तब कैप्टन पॉइजन धमकी देता है, अगर तुमने डायमंड नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा और फिर तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सोलोमन मजबूर हो जाता है, लेकिन तभी डैनी का प्लान काम करता है। आसमान से हेलीकॉप्टर्स आते हैं। कर्नल कोएट्सी अपनी आर्मी के साथ एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है। बॉम्ब्स गिरते हैं, गोलियां चलती हैं, पूरा कैंप जंग का मैदान बन जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सोलोमन एक लकड़ी से कैप्टन पॉइजन पर हमला करता है और उसे मार देता है। उधर डैनी भी चुपके चुपके रेबल्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ता है और अपनी जान जोखिम में डालकर डिया को वहां से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद कर्नल और उसकी टीम पूरा एरिया घेर लेती है। अब कर्नल डैनी से पूछता है, डायमंड मिला? डैनी कहता है, अभी नहीं, लेकिन मिलेगा तो हाफ हाफ। कर्नल साफ मना कर देता है, तुम्हें सिर्फ पैसे मिलेंगे, डायमंड का कोई हिस्सा नहीं। डैनी भी सीधा जवाब देता है, तो फिर डायमंड भी नहीं मिलेगा। काफी बहस के बाद कर्नल मान जाता है और डील होती है कि डैनी को 40% शेयर मिलेगा। अब सबकी नजर सोलोमन पर है। उससे पूछा जाता है, डायमंड कहां है? सोलोमन सीधा कह देता है, मुझे कर्नल कोएट्सी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और अगर मैंने डायमंड दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा। लेकिन डैनी सिचुएशन को समझ रहा होता है और मजबूरी में वो एक कदम उठाता है जो सोलोमन को तोड़ देता है। डैनी डिया को पकड़कर कर्नल के पास ले जाता है और कहता है, अगर डायमंड नहीं मिला तो तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। अब सोलोमन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो सबको उस जगह ले जाने के लिए मान जाता है जहां डायमंड छुपा है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि पूरा एरिया पहले से ही खोदा हुआ है, क्योंकि कैप्टन पॉइजन और उसके लोग पहले ही डायमंड ढूंढ चुके थे। अब सोलोमन धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू करता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरी तरफ डैनी को एक बात साफ पता होती है, जैसे ही डायमंड मिलेगा कर्नल दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर वही होता है। जैसे ही मौका मिलता है, डैनी अचानक कर्नल और उसके आदमियों पर हमला कर देता है। एक एक करके वो सबको खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में डैनी खुद भी गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी बीच सोलोमन वो बड़ा डायमंड निकाल लेता है। सबके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आ जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। गोलियों की आवाज सुनकर कर्नल के बाकी सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और दूर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। डैनी, सोलोमन और डिया किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं।
रास्ते में डैनी वो डायमंड सोलोमन से लेकर अपने पास रख लेता है और तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो उन्हें बचाने के लिए एक छोटा प्लेन लेकर आने वाला होता है। प्लेन लैंड होने की जगह एक पहाड़ी पर होती है, इसलिए तीनों उस पहाड़ की तरफ चढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन डैनी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी होती है, उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। सोलोमन उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो डैनी को अपने कंधे पर उठाकर चढ़ाई करता है, लेकिन एक पॉइंट पर डैनी समझ जाता है वो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। वो सोलोमन को रोकता है और कहता है, यहीं छोड़ दो मुझे, मैं अब नहीं बचूंगा। फिर वो डायमंड वापस सोलोमन को दे देता है और कहता है, अपने बेटे को लेकर निकल जाओ, इस डायमंड को बेचकर अपनी फैमिली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो और मैडी से कांटेक्ट करना, वो तुम्हारी मदद करेगी। वो अपनी बंदूक भी सोलोमन को दे देता है और कहता है, जब तक सेफ जगह ना पहुंच जाओ किसी पर भरोसा मत करना, पायलट पर भी नहीं। नीचे से सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मजबूरी में सोलोमन डिया को लेकर वहां से निकल जाता है, डैनी को अकेला छोड़कर। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए डैनी मैडी को कॉल करता है। वो कहता है, डायमंड मिल गया है, लेकिन मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। सोलोमन तुम्हारे पास आ रहा है, उसकी मदद करना। मैडी ये सब सुनकर टूट जाती है। डैनी धीरे से कहता है, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला और तुम्हें जाना। और फिर धीरे धीरे डैनी की सांसें रुक जाती हैं। अब कुछ दिन बाद लंदन में सोलोमन मैडी से मिलता है। मैडी उसे मिलवाती है एक बड़े डायमंड डीलर वैन डे काप से। डैनी ने पहले ही उसके साथ डील सेट की थी। अब सोलोमन उस डील को कंप्लीट करता है। डायमंड के बदले उसके पूरे परिवार को सेफली सिएरा लियोन से बाहर लाया जाता है और उसे 2 मिलियन पाउंड्स मिलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैडी ने चुपचाप सब रिकॉर्ड कर लिया होता है, फोटोज, प्रूफ, सब कुछ। वो एक बड़ा आर्टिकल पब्लिश करती है जिसमें एक्सपोज होता है कि कैसे जंग के दौरान लोगों के खून के बदले ये डायमंड्स दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इस न्यूज के बाद वैन डे काप और उस जैसे लोगों की पूरी दुनिया में बदनामी हो जाती है। लोग उनके डायमंड्स खरीदना बंद कर देते हैं। फिर सोलोमन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। वहां वो दुनिया के सामने सच रखता है, कैसे मासूम लोगों को सिर्फ डायमंड्स के लिए मारा गया, कैसे बच्चों को सोल्जर बनाया गया। उसकी बातें दुनिया को हिला देती हैं और आखिरकार 2003 में दुनिया के लगभग 40 देशों ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया, किम्बरले प्रोसेस। इसका मतलब था जंग के जगह से आने वाले डायमंड्स को खरीदना इल्लीगल होगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इल्लीगल डायमंड और सोना स्मगलिंग चल रही है। और इसी कड़वी सच्चाई के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।